हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKST नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मॉडल पेपर, जो आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपका जल्द ही पेपर अपडेट होगा और पेपर आपका जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी BA सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो ये आज की क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो कि आपके पेपर में बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। इससे कि आपको सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रश्न किस तरीके से आएंगे। तो दोस्तों, देर ना करें और वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और ये बिल्कुल ध्यान न दें कि हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। दोस्तों, मैं बार बार ये चीज़ें चिल्ला के कहता हूँ और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और आपको पढ़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया केंद्र है, जिससे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ, यानी कि मॉडल पेपर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए। उनके लिए आज का मॉडल पेपर है, यानी कि प्राचीन इतिहास का प्रश्न पत्र आपका है भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि आपको पता है कि 600 से BC टू 647 AD तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि आपका होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टाइम 3 घंटे का है। खंड आ, इसमें खंड आ से आपके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। और पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका है इसमें कि काला शोक कौन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों आपके इस पेपर में, और ये आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे काला शोक। काला शोक कौन थे? काला शोक के बारे में है आपको हम बताएंगे कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद, यानी कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा हुआ। यानी कि जिनका मतलब शिशुनाग जो है वो कालाशोक के क्या थे? पिता थे। वो क्या थे? कालाशोक मगध के राजा हुए, जिनके मृत्यु के बाद उसे काकवड़ के नाम से भी जाना था। यानी कि इनका दूसरा नाम क्या था? काकवड़। और कालाशोक ने वैशाली की परित्याग कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इस समय से लेकर भविष्य में दीर्घकाल तक और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बना रहा। कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। यानी कि जो ये 10वें शासनकाल में 10वें वर्ष के, यानी कि कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष के द्वितीय बौद्ध समिति की जो हुई वो आयोजन हुआ था कालाशोक के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आता है आपका कि महापद्मनंद कौन थे? महापद्मनंद जी कौन थे? इसमें लिखना होगा आपको कि महापद्मनंद एक प्रबल विजेता थे। महापद्मनंद एक प्रबल विजेता थे और ये मगध के पूर्व राजाओं ने राज्य विस्तार कार्य प्रारंभ किया था, उसे महापद्मनंद से पूर्ण किया। किसने? उन्होंने किसका पूर्ण किया था? महापद्मनंद ने पूर्ण किया। यह काल विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था। पुराणों में उसे एक छत्र पृथ्वी का राजा, सर्वछत्रांतक, एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। दक्षिणापथ का कुछ भाग भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद का उन्मूलन किया। तो इस तरीके से आपका महापद्मनंद का अंत हुआ। तीसरा नंबर आपका आता है प्रश्न कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज युद्ध में पराजित होने के बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैत्री संधि कर ली थी और उसकी राजधानी में अपना एक राजदूत भेजा था। यह राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। इसने भारतवर्ष में जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक, यानी कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो मुख्य क्या है? इंडिका। इंडिका में नामक पुस्तक के रूप में लेखनबद्ध किया और इस ग्रंथ में भारत की भौगोलिक स्थिति, समाज तथा पाटलिपुत्र नगर की विस्तृत वर्णन मिलता है। ये सारे आपको इंडिका में मिलते हैं। किसके द्वारा लिखित है? मेगास्थनीज जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? ये राजदूत थे। उसके बाद में फिर तीसरा आपका चौथा प्रश्न आता है कि मिनांडर कौन था? मिनांडर के बारे में लिखना है कि मिनांडर में लिखना होगा आपको कि डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांडर था। यूथिडेमस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिनांडर था। वह बौद्ध ग्रंथ यानी जिसे हम कहते हैं मिलिंद पन्नों का यवन राजा था। वह एक समय कुल में पैदा हुआ था। वह राजवंशियन था। वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था। मथुरा से उसकी तथा स्ट्रेटो प्रथम की मुद्राएं प्राप्त हुई है। मिनांडर की जो मुद्राएं हैं वो सिंधु प्रदेश, सोनपत तथा बुंदेलखंड में प्राप्त हुई है। उसकी राजधानी साकल यानी जिसे कहते हैं साकल का मतलब है सियालकोट थी। वह बौद्ध का धर्मानुयायी था यानी कि मिनांडर जो थे वो कहाँ के थे? वो क्या थे? बौद्ध के धर्मानुयायी थे यानी कि धर्म के पालन थे। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध था? यानी कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है? इसमें लिखना होगा आपको कि कौटिल्य द्वारा रचित है वो अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री यानी कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र के रचयिता आपको कौटिल्य जी मिलते हैं। इसके तत्कालीन भारत का स्पष्ट चित्रण मिलता है, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में वर्णित व्यवस्था कहाँ तक व्यवहारिक थी और कहाँ तक आदर्श रूप मात्र। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य परस्पर क्या थे? मित्र थे। यानी कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? एक मित्र के रूप में थे। उसके बाद में फिर कौटिल्य द्वारा रचित, उनको पता ही, अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये आपको कौटिल्य जी हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने चलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने चलाया था? इसमें लिखना होगा आपको कि यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाई गई थी। किसके शासनकाल में ये बनवाई गई थी? सुदर्शन झील। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी, जो रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में जीर्णोद्धार कराई गई थी। और इसी प्रकार स्कंदगुप्त ने अपना राजकोष से धन व्यय करके इस सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया। और यह कार्य सौराष्ट्र के राज्यपाल जिसे कहते हैं, जिनका नाम है पर्णदत्त, की देखरेख में कराया गया था। और इस प्रकार पूर्व में बनी यह झील अधिक सुंदर हो गई। इसके प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो ये सुदर्शन झील की निर्माण के बारे में। उसका फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फाहियान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न अगर बात करें तो आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव लेवल का। ये सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। और उसका में फिर जिनका लिखित है, तो ये आपके दोनों कॉम्बिनेशन करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपके पेपर में थोड़ा सुलभ हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर आपका आता है फाहियान कौन था? फाहियान के बारे में हम आपको पूर्ण से बताएंगे। फाहियान के बारे में, फाहियान धार्मिक दीक्षा ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक अध्ययन के लिए 399 4 भिक्षुओं, जिसे हम कहते हैं हवेकिंग, ताओचिंग, हवेयन और हवेबोई के साथ भारत यात्रा के लिए चल पड़ा। वह भारत की उत्तरी पश्चिम मार्ग से पंजाब में प्रविष्ट हुआ और भारत के विभिन्न नगरों का भ्रमण करता हुआ ताम्रलिप्त के बंदरगाह पहुंचा। और 414 ईस्वी में वह भारत से वापस गया। उसने गुप्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का वर्णन किया। यानी कि फाहियान कौन था? एक बौद्ध धर्म का त्रिपिटक अध्ययनकारी था। तो ये था आपके फाहियान के बारे में। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, परवर्ती गुप्त शासक कौन थे? अब आपका आता है परवर्ती गुप्त शासक के बारे में। इसमें लिखना कि गुप्त साम्राज्य के अवसान के बाद 5वीं और 6ठी शताब्दी में ईस्वी में गुप्त के साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए नवीन शक्तियों ने उत्तर भारत में नवीन शक्तियाँ स्थापित किया। ये परवर्ती गुप्त मगध या मालवा के निवासी थे। अपसड़ अभिलेख में
इन परवर्ती गुप्त नरेशों की जानकारी प्राप्त होती है। ये गुप्त थे आपके, पहले तो आप कहते हैं कृष्णगुप्त, दूसरे आप कहते हैं हर्षगुप्त, और तीसरे आप कहते हैं जीवित गुप्त, और फिर आपका जीवित गुप्त प्रथम, फिर आते हैं कुमार गुप्त, उसके बाद फिर दामोदर गुप्त, और फिर महासेन गुप्त, उसके बाद फिर माधव गुप्त तथा आदित्य सेन गुप्त। तो ये सारे आपके आते हैं परिवर्ती गुप्त यानी मगध एवं मलबा के निवासी। तो ये नरेश जो थे ये अवसर अभिलेख के अध्ययन में आते हैं आपको। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है बिंदुसार कौन था। बिंदुसार के बारे में इसमें लिखना होगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत उसका पुत्र यानी जिसे कहते हैं बिंदुसार लगभग 298 ईसा पूर्व में मगध की धरती पे अपना आश्वासन जमाया और उसे पुराणों से वारिसार यानी कि वारिसार का मतलब होता है जैन ग्रंथों में और सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्रोबेंटीस जिसे कहते हैं अमित्रघात कहा गया। उसने अपने शासनकाल में कोई नई विजय नहीं की परंतु अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सुरक्षा की। उसके शासनकाल की प्रमुख घटना तक्षशिला की विद्रोह थी जिसे हम सैनिक शक्ति में से दबा दिया गया। तो ये था आपका बिंदुसार के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है हूण कौन थे। हूण के बारे में, हूण एक मध्य एशिया के खाना बदोश बर्बर जाति का था। वे अत्यंत नृशंस एवं आताताई थे। किन्हीं कारणों से इन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और दो शाखाओं में विभक्त हो गए। पहला तो आपका आता है पश्चिमी शाखा के हूण और दूसरा आपका आता है पूर्वी शाखा के हूण। अब पश्चिमी शाखा के हूण फैलते हुए यूरोप तक बढ़ आए थे और इनका ध्वंसात्मक कार्यों के कारण रोम साम्राज्य की काफ़ी क्षति हुई। पूर्वी शाखा के हूण थे वो क्रमशः आगे बढ़ते हुए आकस्मदी नदी के तट पर पहुँचे और पूर्वी शाखा के हूणों को श्वेत हूण के नाम से जाना जाता है और ये महाभारत के भीष्म वर्ग में हूणों का उल्लेख पारसिकों के साथ हुआ है। कालिदास जी के अनुसार कहा गया है कि इस सरिता के तट पर पहुंचकर रघु के घोड़ों यहाँ की रेतों के लौटकर अपनी थकान मिटाने लगे। लौटने की इस प्रक्रिया में उनके शरीर में जो केसर लग गई थी उसे उठकर इन्होंने हिलाते हुए झाड़ दिया और यहाँ लघु ने अपने पराक्रम से जिन हूण नरेशों को मार डाला था उनकी स्त्रियां सिर पीट पीट कर इतना रोई कि उनके गाल लाल हो गए। तो इस तरीके से ये हूण के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से आपके सारे हमने सेक्शन ए के सारे प्रश्न क्लियर किया। अब आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल आपके 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है कि अशोक के साम्राज्य का विस्तार का विवेचन कीजिए। अब पहला प्रश्न आपका आता है अशोक के साम्राज्य विस्तार का विवेचन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न आपका यानी कि दूसरा प्रश्न है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था और इसका हमें इसके अभिलेखों में मिलता है। अभिलेखों के अनुसार मगध, पाटलिपुत्र, खलतिक पर्वत, बराबर पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं, कौशाम्बी, लुम्बिनी ग्राम, कालिंगी, तोसली, समाया यानी खोपिलगंगम पर्वत या जौगाड़ यानी जौगाड़ का मतलब चट्टान भी, अरबी यानी अरबी की बात करें तो मध्य भारत के वन्य प्रदेश, स्वर्णगिरी, इसिला, उज्जैनी तथा तक्षशिला अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के केंद्र थे। यवन, कंबोज, गांधार तक मौर्य क्षेत्र भी अशोक के अधीन थे। नेपाल की घाटी तथा चंपारण जिला भी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। समस्त बंगाल भी उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था जो दक्षिणापथ का समस्त भाग यानी इसिला और समापा महामात्रों द्वारा शासित था। इसके प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमा दक्षिण भारत के नेल्लौर के पास पेनार नदी तक थी और प्राचीन भारत का कोई सम्राट इतने विस्तृत भूखंड का स्वामी नहीं था। तो ये थे अशोक के
साम्राज्य जो विस्तारपूर्ण से हमने आपको बताया। उसके फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें आपका आंसर आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जात के बारे में मतभेद है। स्पूनर जी के अनुसार कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ईरानी, जिसे हम कहते हैं पारसी, यानी पारसीक था, परंतु यह मत विश्वसनीय नहीं है। कुछ विद्वानों ने पुराणों तथा मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया है। वे उसे नज़रअंदाज यानी कि नंदराज की मूरा नामक दासी का पुत्र मानते हैं तथा कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और इसी मौर्य शब्द के कारण उसका वंश कहलाया। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषको यानी कि मोर पालने वाले क्षत्रिय सरदार की पुत्री का था और इसी कारण उसके वंश का नाम मौर्य पड़ा। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था, जिसे कहा जाता है मौर्यानम खात्यानम वंशजातम श्रीधरम, यानी कि उसके पूर्वज पिप्पीलीवन क्षेत्र में स्थित मौर्य गणराज्य के अधिकारी थे और उनका कुल मौर्य क्षत्रिय कहलाता था। इसी मौर्य कुल से जन्म लेने के कारण चंद्रगुप्त का वंश मौर्य वंश कहलाया। डॉक्टर राजबली पांडे जी के अनुसार कहा गया है और डॉक्टर हेमचंद चौधरी तथा आधुनिक विद्वानों इसी मत को मान्यता देते हैं तथा प्रमाणिक मानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य रूप से जो माना जाता है मौर्यानम खात्यानम वंशजातम श्रीधरम। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में। उसका फिर चौथा प्रश्न आपका आता है कि बिंदुसार। चौथा प्रश्न है कि बिंदुसार पर एक टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। उसके बाद फिर आपका आता है बिंदुसार के बारे में। इसमें लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में अपने पिता के विशाल राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। कहा जाता है कि जिस समय चंद्रगुप्त ने उसे राज्य दिया वह समय अल्पवयस्क था, यानी अधिकांश पुराणों तथा सिंगली ग्रंथों आदि के में उसे बिंदुसार के नाम से ही पुकारा गया। वायु पुराण में उसे भद्रसार के नाम से जाना गया, कुछ पुराणों में वारिसर तथा चीनी ग्रंथ में बिंदुपाल नाम दिया गया और यूनानियों ने उसे अमित्रोचेंडस के नाम से पुकारा है। परंतु अनेका नामों से अमित्रघात शब्द अधिक प्रचलित हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रतिदिन विष कराने का अभ्यास कराया, यानी कि परिणामतः चंद्रगुप्त के शरीर में विष की मात्रा अधिक हो गई। एक दिन चंद्रगुप्त की रानी उसके साथ भोजन कर रहे थे और चंद्रगुप्त के शरीर में इतना विष था कि उसके प्रभाव से रानी की तत्काल मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय रानी गर्भिणी थी। अतः चाणक्य ने शीघ्र ही उनके उदर को फड़वाकर शिशु को निकलवा लिया और उसकी प्राण रक्षा की। उदर से निकलने के समय शिशु के सिर पर विष का एक बिंदु लगा था। इसी से चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रखा। विद्वानों की मान्यता है कि अमित्रघात यानी कि अमित्रघात का तात्पर्य शत्रुओं का वध करना और संभवतः वह एक युद्ध प्रिय शासक था। बहुत संभव है कि जिस बृहद साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसे प्राप्त हुआ उसकी रक्षा करने के लिए उसे कई युद्ध लड़ने पड़े। तारानाथ जी ने लिखा है कि चाणक्य ने 16 राज्यों के राजाओं एवं सामंतों का विनाश किया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ राज्यों में मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ एवं चाणक्य ने सफलतापूर्वक उनका दमन किया। तक्षशिला में भी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जिसे हम अशोक के प्रयत्नों में दबा दिया गया। बिंदुसार ने एशिया की यूनानी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। मिस्र के सम्राट टालमी ने द्वितीय जिसे कहते हैं फिलेडेल्फस ने अपना एक राजदूत डायोनिसिस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। उसने 27 वर्ष तक राज्य किया। बिंदुसार की मृत्यु 262 ईस्वी में हुई। तो ये बिंदुसार के ऊपर एक मैंने टिप्पणी आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है मेगास्थनीज कौन था। नेक्स्ट प्रश्न आता है छठा प्रश्न पांचवा प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। अब मेगास्थनीज की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा भी प्राप्त होता है। मेगास्थनीज की इंडिका में
इसका विस्तृत वर्णन है। भारत और यूनान के बीच दौत्य संबंध है चंद्रगुप्त के एवं सेल्यूकस की मैत्री के फलस्वरूप स्थापित हुआ। अपने भारतीय प्रवास के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय जनजीवन परंपराओं रीति रिवाजों के विषय में जो कुछ समझा उसे अपनी प्रसिद्ध कीर्ति यानी इंडिका में वर्णित किया। और इंडिका में कई अध्याय हैं, किंतु आश्चर्य की है कि तीनों ही अध्यायों की संक्षिप्त अंश अब उपलब्ध हैं। उसने पाटलिपुत्र नगर, दास प्रथा, रहन सहन, व्यायाम, वस्त्र और शरीर सज्जा का वर्णन प्रस्तुत किया। वह कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और भारतवासी किफ़ायत से रहते थे। वे चाल ढाल के सादे मितव्ययी होते हैं और इसी कारण वे सुख से रहते हैं। देश में चोरी नहीं होती, लोग सरल हैं और उनका व्यवहार उत्तम है। इस कारण न्यायालय के मुख बहुत कम देखते हैं। वे एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, उन पर गिरवी और धरोहर के अभियोग नहीं होते हैं, अपने घर और संपत्ति को प्रायः आरक्षित छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि वे उत्कृष्ट और उदार भाव के होते हैं। दंड व्यवस्था पर उसका विचार है और झूठी गवाही देने वाला अवैध भंग को दंड भोगता है। जो मनुष्य किसी का अंग भंग कर देता है उसे बदले में केवल उसी अंग की हानि उठानी पड़ती है। भारतीयों के व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीत जो है वो संघर्षण है, जो कई तरह से किया जाता है। उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया जाता है। वह कहता है कि भारतीय में ईमानदारी, सज्जनता, सादगी और स्वच्छता और सौंदर्य प्रियता अधिक मात्रा में मौजूद थी। तो ये था मेगास्थनीज के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि स्कंदगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें आता है कि स्कंदगुप्त के उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ये 3 प्रश्न आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें लिखना होगा कि कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों के प्रमुख जो स्रोत हैं उसके राज्यकाल के अभिलेख हैं। इनकी भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख हैं। उसमें 12 वर्ष तक राज्य किया। उसके अल्पकालीन शासन का कारण यही हो सकता है कि उसके जीवन का अधिकांश भाग उसके पिता के 40 वर्षीय राज्यकाल में व्यतीत हो चुका था। स्कंदगुप्त के प्रारंभिक वर्षों में विगत वर्ष की लक्ष्मी विलुप्त हो उठी और स्कंदगुप्त ने उसे अपने बाहुबल से पुनः स्थापित किया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि गुप्त वंश को विचलित करने वाले पुष्यमित्र थे और उनके अनुसार इन लोगों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर कुमारगुप्त की मृत्यु के अनंतर आक्रमण किया। भीतरी अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्रों को जीतकर स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। तो ये स्कंदगुप्त के उपलब्धियों में। उसके बाद फिर आपका आता है हूणों का आक्रमण। हेडिंग डालेंगे हूणों का आक्रमण। इसमें लिखा है कि कुमारगुप्त के पश्चात हूणों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और इनका जो मूल स्थान यानी मध्य एशिया था, ये बड़े आतताई और क्रूर माने जाते थे। भीतरी अभिलेख के अनुसार जिस समय स्कंदगुप्त हूणों का सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरा, उस समय उसके बाहुबल से पृथ्वी कंपित हो उठी। यानी कहा गया है कि हूणों से समागतस्य समरे दोर्भयधरा कंपिता, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि हूणोस्य समागतस्य समरे दोर्भयाम धरा कंपिता। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि भुजग रूपी नरेशो यानी कि नरपति भुजग को, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, स्कंदगुप्त ने दबा दिया। कहा जाता है कि नरपति भुजंगानम मानदर्पोत यानी कि मानदर्पोत फड़नाम, यानी कि फिलिप ने कहा है कि ये नागवंशी शासक थे, परंतु इस समय कोई नागवंशी शासक इतना प्रभावशाली नहीं था। स्कंदगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों में प्रमुख सार्वजनिक कार्य के रूप में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में भी थे। तो ये था आपका स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न है आपका इसका। इसमें है कि हर्ष एक महान विजेता था, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें लिखना होगा आपको हर्ष एक महान विजेता था। इसमें लिखना होगा आपको कि हर्ष एक महान विजेता था। इसके विजयों का वर्णन निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है इसमें
इसमें पहला आपका आता है पंच भारत का विजय। आपका पहला क्या आता है? पंच भारत का विजय। इसमें लिखना होगा कि ह्वेनसांग के अनुरूप हर्ष ने 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करके पंच भारत पर विजय प्राप्त की। पंच भारतों से तात्पर्य भारत के 5 भागों से है: पंजाब, सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उत्कल। ये आपके 5 भारत की विशेषताएं के बारे में होता है। दूसरा आपका आता है इसमें हर्ष के रूप में जो बल्लभी पर विजय हुआ 633 ईस्वी में। हर्ष ने बल्लभी पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया। बाद में हर्ष ने उसकी मैत्री यानी कि हर्ष से उसकी क्या हुई? मित्रता हो गई और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ कर दिया। उसके बाद फिर तीसरा आपका आता है इसमें शशांक पर विजय। हर्ष ने एक विशाल सेना लेकर गौड़ के शशांक शासक पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त कर दिया, परंतु वह उसका वध करने में सफल न हो सका। शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर हर्ष ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसका फिर आपका चौथा आता है सिंध पर विजय, यानी कि सिंध पर कैसे विजय किया। इसमें सिंध पर आता है आपका कि हर्ष चरित से ज्ञात होता है कि हर्ष ने सिंधु राज पर भी विजय प्राप्त की। उसमें फिर 5वां नंबर आपका आता है पूर्व की विजय। इसमें आपका आता है कि हर्ष ने पूर्व की विजय के रूप में मगध पर विजय प्राप्त की और 641 ईस्वी में मगध सम्राट की उपाधि प्राप्त की, यानी कि उपाधि धारण की। 6वां नंबर आपका आता है इसमें गंजाम की विजय। इसमें आता है कि 643 ईस्वी में हर्ष ने गंजाम पर भी विजय प्राप्त की कि किस ईस्वी में? 643 ईस्वी में गंजाम का विजय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों आपके इस पेपर का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। उसके बाद फिर आपका आता है खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। पहला सब आपका आता है कि अशोक के धम्म यानी कि विषयक अवधारणा की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसमें फिर 9वां प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। फिर 10वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए और 11वां प्रश्न है कि स्कंदगुप्त की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो ये चारों प्रश्न आपको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, जिससे सेक्शन सी का प्रश्न है और लॉन्ग होता है तो इससे आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगली वीडियो तक आप इंतजार करिए और बने रहिए और अच्छे से आप लोग देखिए। अगर आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप लिंक से प्राप्त पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का भी लिंक अपडेट कर देगा यूट्यूब के अबाउट में, वहाँ से आप लोग भी बिल्कुल जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो जैसे भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा मैं अमित शुक्ला। आप सभी बाड़ी का विराम देंगे। धन्यवाद।